जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जनन क्या होता है? जनन के लिए सबसे पहले जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन की। जनन के लिए सबसे पहले जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन की। रिप्रोड्यूस, री मतलब दोबारा से, और प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना। प्रोड्यूस मतलब, इधर ये इसका मतलब नहीं है, उत्पन्न होना। और किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है निषेचन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन। क्या जरूरी है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं भाई? निषेचन, निषेचन। ठीक है, अब निषेचन क्या होता है हमें ये समझ आना चाहिए। निषेचन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गैमेट्स। गैमेट्स को क्या बोलते हैं? गैमेट्स को क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एक होता है, दो गैमेट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है स्पर्म, जिसे कि हम शुक्राणु बोलते हैं। एक होता है आपका एग, जिसे कि हम अंडाणु बोलते हैं। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपके इधर दिखाई दे रहा है? इसे बोलते हैं गैमेट्स। हिंदी का वर्ड मुझे प्रॉपर याद नहीं है इसका, लेकिन स्पर्म भी एक गैमेट है, एग भी एक गैमेट है। जैसे कि रानी भी एक लड़की है और रीना कुमारी भी एक लड़की है, ऐसे स्पर्म भी एक गैमेट है और एग भी एक गैमेट है, शुक्राणु भी एक गैमेट है और अंडाणु भी एक क्या है? गैमेट है। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, इन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? ये भी आगे मिलता है और ये भी आगे मिलता है, तो इनका हो जाता है फ्यूजन। और फ्यूजन को बोलते हैं आप, फ्यूजन को बोलते हैं संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन। ओके बेटा, नीचे लिखूंगी तो ये ऊपर लिख देते हैं। ये दोनों क्या है? गैमीट्स है। ये दोनों गैमीट्स है। और जब इन दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे एक बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ये बनता है आपका जाइगोट। एक, क्योंकि अंडे के अंदर भी एक क्या था? नाभिक था, है ना? और यहाँ पे स्पर्म के अंदर भी एक क्या था? नाभिक था। और इन दोनों के न्यूक्लियस यानी कि नाभिक मिलके यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और एक क्या बन जाती है? सेल। एक सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस होते हैं, जिसे कि हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट को युग्मनज बोला जाता है। इसको बोला जाता है युग्मनज। और यही जो प्रक्रिया होती है कि दो गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बना लेते हैं, युग्मनज बना लेते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहलाता है। और फिर मैंने आपको बताया था निषेचन दो तरीके का होता है। नंबर एक, इंटरनल, आंतरिक। दूसरा क्या होता है? आंतरिक फर्टिलाइजेशन मतलब आंतरिक निषेचन। दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, EXTERNAL, मतलब कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ही ये सब प्रक्रिया होती है, ये सब प्रक्रिया प्रोसीजर होता है, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन कहलाएगा। और जब हमारी बॉडी के बाहर पानी में, हवा में या किसी और मीडियम में ये प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होती है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बाह्य निषेचन कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, एक ओविपैरस, एक विविपैरस। एक क्या है? ओविपैरस और दूसरा क्या है आपका? विविपैरस।
अब ओविपेरस क्या होते हैं? इंग्लिश में तो बहुत आसान है, इंग्लिश में वर्ड ये बहुत आसान है, हिंदी में भी आसान है भाई, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। ओविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, विविपेरस। अब इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हिंदी में अंडप्रजक, अंडप्रजक। और विविपेरस को बोला जाता है जरायुज, जरायुज। देखो, अगर आपने एक याद कर लिया, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने याद कर लिया मम्मी, तो पापा हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है ना। हमने याद कर लिया भाई, तो बहन हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है, अगर हमने याद कर लिया ओविपेरस, तो हमें विविपेरस ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। अगर हमने याद कर लिया अंडापरजक, तो ये जरायुज आपको याद हो जाएगा। मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो भाई मुझे याद है, हिंदी वालों के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ओवी, ओवी मतलब ओवा, ओवा मतलब अंडा, ठीक है। ओवी मतलब ओवा, ओवा मतलब अंडा, अंडपरजक, ठीक है। याद हुआ ना? कैसे? ओवी पैरिस, ओवी कैसे बना? ओवी मतलब ओवा, या फिर ओवम भी बोल सकते हैं इसे। और ये सब हम किसको बोलते हैं? एग को बोलते हैं। इसी का नाम, ये तीनों नाम बोल सकते हैं, और हिंदी में आपको इसके लिए क्या टर्म मिलती है? अंडा। तो इसी अंडे से बना ओवी पैरिस, ओवी पैरिस, ठीक है। जब अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, क्या बोला मैंने? अंडे के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ओवी पैरिस ऑर्गेनिज्म। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अंडा देते हैं, सीधा बच्चे को जन्म नहीं देते, वो आपके ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ओवी पैरिस। और कुछ ऑर्गेनिज्म वीवी पैरिस, वीवी पैरिस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो बच्चे को ही जन्म देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, आपकी मम्मी जी ने क्या दिया था? अंडा दिया था, उसमें से क्या निकली थी? रानी निकली थी। हाँ, अच्छा, आपके छोटे भाई का क्या नाम है या बहन का क्या नाम है? अंश। अंश। तो अंश जब पैदा हुआ था, चांद, अच्छा आयुष का चांद, ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ था, तो आपने क्या देखा था कि एक अंडा निकला है ना? एक ऐसे अंडा निकला है और उसमें से धीरे धीरे नो मैम। है वो आ गया था, ऐसा हुआ था? नो नहीं हुआ मैम। था। क्या देखा था कि सीधा एक बेबी आया, बड़ा क्यूट सा, जिसके छोटे छोटा माउथ है, छोटी छोटी आईज है, उसकी लिप्स है प्यारे प्यारे, है ना। आंखें उसने कैसे बना रखी है? चाइनीज सी, एकदम चाइनीज सी आंखें बनी हुई है ऐसे करके, है ना। फिर वो धीरे धीरे उसे खोलना शुरू करता है, तो वो क्या है? एक यंग वन को जन्म दिया। यंग वन कैसे पता चलता है? यंग वन, हम किसे यंग वन बोलते हैं? देखो, यंग वन वो होता है जैसे कि हमारे पेरेंट्स है, हमें पता है पेरेंट्स के पास दो आंखें हैं, दो चिक्स है, नोज है, लिप्स है, टिथ है। हालांकि टिथ तो बाद में आते हैं, बच्चे के पास टिथ नहीं होता, हम टिथ को कंसिडर नहीं करेंगे। दो ईयर्स है, कुछ हेयर हो सकते हैं कम या ज्यादा, नेक है, फिर हमारे आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, फिर जो हमारी चेस्ट होती है, और फीमेल में तो वैसे ब्रेस्ट बोलते हैं, लेकिन बच्चे की तो चेस्ट ही होती है, ठीक है। फिर आपका स्टमक है और लेग्स है, बाहर तो आपको यही दिखाई देता है। और जो वो शेप होती है वो आपके पेरेंट्स जैसी होती है, या फिर ह्यूमन जैसी ही होती है, हम बोले तो, है ना। तो वो वैसी ही होती है, लेकिन उसका साइज क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। तो ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता हो सकता है उसका रंग में वेरिएशन हो सकता है उसके साइज में वेरिएशन हो, तो वो क्या कहलाते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वन को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन हो सकता है वो बच्चा रंग और साइज में, गुण में अलग हो सकता है, लेकिन दिखने में उसकी अपीयरेंस अपने पेरेंट्स जैसी ही होती है। वही दो हाथ, नाक, पैर, कान होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? ओविपेरस कहलाते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे अंडा देते हैं, जैसे कि मुर्गी होती है, कबूतर होता है, और कोई भी पक्षी होते हैं, और आपका सांप होता है ना, या फिर आपके रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि जो क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं? ओविपेरस में आते हैं, जो कि अंडा देते हैं।
और कुछ टाइम वो अंडा रखने के बाद उसे कुछ हीट दी जाती है, उस पर बैठी रहते हैं ना, जो कबूतर देखा होगा या मुर्गी देखी होगी, उस पर बैठे रहते हैं, उसे हीट देते हैं। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का अपना प्रोसीजर हो सकता है ना। तो उससे उसको वो निषेचन करते हैं किसी ना किसी तरीके से बाहर के एनवायरमेंट में या फिर अंदर वाले एनवायरमेंट में, और फिर उस अंडे से क्या है, बच्चा निकल के बाहर आता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो ये क्या आएंगे, नंबर 1 पॉइंट ले एग, मतलब कि अंडा देते हैं, अंडा देते हैं। यहां इसके अपोजिट आएगा, यहां इसके अपोजिट आएगा, डू नॉट ले एग, डू नॉट ले एग, अंडा नहीं देते, अंडा नहीं देते। और बेटा आपको ना ये रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको ये डिफरेंस कराऊंगी ना, इसको बस आप ध्यान से सुन लेना और अपनी बुद्धि में थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है हमें। रीजनिंग मतलब तर्क लगाना उन बातों को समझ के कि हाँ ये चीज इस चीज से रिलेट कर रही है। और जब रिलेट कर पाओ ना, तभी आपको बोलना मैम यस कि हमें समझ आया है। अगर आप रिलेट नहीं कर पाओ चीजों को तो बोलना कि हमें समझ नहीं आया। याद नहीं करना है, बस समझना है। और उसी समझ के बेसिस पे आपको हमेशा के लिए चीजें तैयार रहेंगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे, हाँ भाई 4-5 पॉइंट दिए हैं तो उनको रट लो ये, तो भूल जाओगे, तुरंत भूल जाओगे। हमें लॉन्ग टाइम तक मेमोरी रखनी है। तो ये यहाँ पे क्या बात हुई हमारा, क्या ले एग, अंडा देता है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें, ये तो मीनिंग हो गया इसका, मतलब कि अर्थ हो गया। फिर अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन, निषेचन। अब फर्टिलाइजेशन जो है ये आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल या फिर आपका इंटरनल, बाह्य निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको प्रॉपर क्या लिखना होता है, फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो निषेचन है वो बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। मैं कीवर्ड इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये स्टोर हो जाए चीजें, है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कैसे याद रख पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें याद रखोगे तो सारी मेमोरी ऐसे ही फिल हो जाएगी। हमें कीवर्ड्स याद रखने होते हैं, है ना। तो ये क्या हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। जैसे कि मैंने फ्रॉक के केस में बताया था, बारिश आ जाती है, बारिश आ जाती है तो आप देखते हैं एकदम से वहां पे, जैसे आपके जो भी आपका गार्डन है या फिर जहां पे पानी का बहाव हो, तो छोटे 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 मेंढक आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे, है ना। तो उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाह्य होता है ना। अंडा बाहर निकाला जाता है और शुक्राणु भी बाहर निकाला जाता है। एग और स्पर्म पानी में दे दिए जाते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा के द्वारा। और फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या है, पानी में बाहर ही होता है। लेकिन हम बात करें मुर्गी की, है ना, मुर्गी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, तब अंडा बाहर निकलता है। अब बात करोगे क्या जो अब हम अंडे खाते हैं वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं? भाई वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ठीक है, उनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनमें कोई जीवन नहीं होता। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे नॉन वेज में कंसिडर करते हैं या फिर वेजिटेरियन में कंसिडर करते हैं। इस पॉइंट पे हमारा मुद्दा नहीं, यहाँ हमें साइंस पढ़नी है तो साइंस पे चलेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। और इधर हम फर्टिलाइजेशन देखें तो क्या होगा, इंटरनल होगा, क्या होगा, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, कि जो निषेचन है आपका इंटरनल होता है। और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, इसमें आपको जाते जाते एक बात, एक कमी निकाल के जानी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, हो सकता है जो ये बोर्ड पे लिखूंगी इसी उसमें से आपने कमी निकालनी है, तो वो हो सकता है पहले पॉइंट में, वो दूसरे तीसरे चौथे कोसे में भी हो सकती है।
तो बुद्धि का प्रयोग आपने करना है और मुझे बताएंगे कि कमी कहाँ है, ठीक है। क्योंकि उसी बात को कुछ टीचर इसी तरीके से बताएंगे और कुछ टीचर थोड़ा और एक्सप्लेन्ड वे में बताएंगे, लेकिन आपने फाइंड आउट करना है कि प्रॉपर वे क्या होगा उस बात को बोलने का। और अगर आप ध्यान लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपनी वर्कशीट आपने ध्यान से पढ़ी है, तो कमी आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर ध्यान से सुनेंगे तो भी। अब बात करें अगला, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रॉयड। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रॉयड। न्यूट्रिएंट मतलब भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति, भ्रूण को पोषक तत्वों की, ये आधा तो आएगा, ये पूरा आएगा, तत्वों की आपूर्ति। भाई कहां से होती है, यहाँ पे यॉक होता है, क्या होता है, एग के अंदर यॉक होता है। यॉक को हिंदी में बोला जाता है अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, एग यॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए कि न्यूट्रिएंट की सप्लाई एम्ब्रियो को कहाँ से होती है, भ्रूण को न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट समझते हैं ना, आप खाना खाते हैं, आपकी मम्मा बड़ी सी थाली में आपके लिए क्या क्या लेके आती है, ले बेटा ये वाली सब्जी खा, तुझे पनीर की सब्जी पसंद है, ले बेटा पनीर की सब्जी खा, अच्छा तेरे को तो क्या है चाप की भी सब्जी पसंद है, वो भी खा, है ना, और बढ़िया बढ़िया पराठे भी पसंद है, वो भी खा, है ना, खीर पसंद है या फिर सेवइयां पसंद है, तो ये सब क्या है, या फिर फ्रूट खा रहे हैं आप, ये सब आपका न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन जो अंडा होता है उसको कहाँ से मिलता है, यॉक सेक से। कहाँ से मिलता है, एग के यॉक से मिलता है, यॉक सेक से नहीं, सॉरी, एग के यॉक से मिलता है, और इसे क्या बोलते हैं, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी। मैम उसको खाना होता है। हाँ जी बेटा, आशिया बोल रही थी, सारे गायब। मैम उसका वो खाना होता है ना बच्चे का, हाँ, अब मुर्गी का। तो इसको मैं आपको समझाऊं तो कैसे होता है, जैसे कि आपने अंडा देखा है, तोड़ा होगा कभी या टूटते हुए देखा होगा, टीवी में देखा होगा, जिन्होंने मतलब जो वेजिटेरियन है, तो उसमें क्या होता है, एक पानी जैसा सा कुछ लिक्विड निकलता है और एक येलो येलो कुछ निकलता है, जो ये येलो कलर का होता है ना, यही आपका योक होता है, एग का योक होता है, जो कि हाईली प्रोटीनिशियस होता है, उसी में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है, उसी न्यूट्रिशन को क्या है, बच्चा जब अंडे में होता है यूज करता है, बच्चा जब अंडे में होता है यूज करता है। भाई हाथ जम गया, टैप भी नहीं हो रहा, नो मैम, जो व्हाइट वाला बच्चा होता है, नहीं बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ, जो न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन क्या होता है, हम न्यूट्रिशन की बात करें, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एम्ब्रॉय, कि एम्ब्रॉय जो होता है उसके अंदर, अंडे के अंदर जो जो बच्चा होता है उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जो येलो कलर का होता है ना, उसी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, और उसी में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वही जैसे कुछ लोग डाइटिंग पे होते हैं, लेकिन उनको अंडा प्रेफर किया जाता है कि भाई आप अंडा खाओ ताकि आप जो जिम वगैरह अच्छे से कर सको, तो वो क्या करते हैं, उस येलो पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और साइड वाला जो व्हाइट पार्ट होता है, बॉईल होने के बाद जो ये लिक्विड लिक्विड व्हाइट होता है ना, एक वोटरी फ्लूइड होता है, कच्चे अंडे को जब आप तोड़ के देखेंगे एक वोटरी फ्लूइड होगा और एक येलो येलो होगा, लेकिन जब आप उसको बॉईल करेंगे तो जो ये वोटरी फ्लूइड था ये क्या बन जाता है, येलो येलो बन जाता है, सॉरी व्हाइट बन जाता है, वोटरी फ्लूइड क्या है, व्हाइट बन जाता है, और आपका येलो येलो वो वहीं पे रहता है, और जो ये येलो पार्ट होता है यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अंडे के अंदर बच्चे को। यहाँ पे क्या होता है, मदर जो होती है, आपकी जो मम्मा होती है, वो आपको क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है, एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर, एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर, माता के द्वारा भ्रूण का पोषण किया जाता है, माता के द्वारा
भ्रूण का पोषण किया जाता है, क्योंकि वो आपको 9 महीने तक पेट में रखते हैं और जब वो आपको अंदर अपने बॉडी के अंदर कैरी कर रहे होते हैं, हम उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, टाइम से फ्रूट देते हैं, टाइम से उनको सुबह का खाना, शाम का खाना, या फिर आपको आयरन की गोलियां भी आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जाती है, कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे होते। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हो तो इन सब दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं हो। तो टाइम से वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है, मिल्क जो होता है, और आपका टाइम से हर डाइट को लेना और फ्रूट्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अपनी डाइट में ना क्या हमें खट्टा फ्रूट ऐड करना चाहिए, जैसे कि टमाटर हो गया, मौसमी होगी, नींबू हो गया। उससे क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जब अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो हमें और खाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, हमारी बॉडी उसे अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाती है और हमें और खाने की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है, अपनी माँ के पेट से ही वहीं पे रहता है और वहीं से अपनी माता से ही क्या है, न्यूट्रिशन लेता, न्यूट्रिशन अपनी माता से ही लेता रहता है। ठीक है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल। चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहने का, रहने की संभावनाएं, जीवित रहने की संभावनाएं। भाई एक बात बताओ, और यहाँ पे है इसके एग्जाम्पल। अभी आप इन्हें फटाफट कमेंट करके मेरे को एक बात का रिप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये सब पढ़ा कि ये इसके अंदर अंडा होता है, ये अंडा नहीं देता, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे ये यॉक सेट जो होता है, अंडे की जर्दी जो होती है, उससे क्या है, बच्चा को पोषण मिलता है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो मदर है उसे अपने अंदर रख के पोषण देती है और उसके बाद भी वो उसका पोषण करती रहती है। तो आपको क्या लगता है, जीवित रहने के चांस किसमें ज्यादा है? बच्चे जो होते हैं वो जैसे ह्यूमन बींग के बच्चे हैं या फिर कुत्ते के बच्चे हैं, वो ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं, या फिर अंडा देने वाले जैसे कि मुर्गी हो गई आपकी, कबूतर हो गया आपका, या फिर छिपकली का बच्चा हो गया आपका, वो ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं? जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि कौन सा ज्यादा सरवाइव कर पाता है, कौन ज्यादा जीवित रहता है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका माइक बंद है। हाँ हाँ हाँ, कुत्ते की आवाज आ रही थी बाहर से इसलिए। तो मैं पूछ रही थी कि अब आप मुझे फटाफट ये बताएंगे कि ऐसा आपको क्यों लगा कि ह्यूमन ज्यादा सरवाइव कर पाता है बजाय कि मुर्गी या फिर और किसी के? यहाँ पे क्या लिखा है, मुस्कान ने लिखा नहीं, अच्छा बेटा नाम पता चल जाता है, आपकी आईडी होती है ना उसी के नीचे मुझे पता चलता है कि ये इस बच्चे ने कमेंट किया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो ह्यूमन है वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाता है बजाय कि कबूतर या किसी और बर्ड के या फिर मछली छिपकली वगैरह के? जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके जमाने में वो क्या है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते थे, है ना, ये उनके बहुत सारे भाई बहन होते थे। ऐसा क्योंकि उनको लगता था कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करने के बाद भी जीवित एक ही रहता था। जैसे कि मेरे बाबूजी जो है, दादाजी जो है, वो थे एक्चुअली, अब तो उनके क्या थे, बहुत सारे मतलब
बच्चे हुए थे, मतलब बच्चे नहीं, सॉरी, सिबलिंग्स हुए थे, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन हुए थे, लेकिन उनमें से सरवाइव 2 ही कर पाए, एक भाई और एक बहन, मतलब कि एक मेरे बाबूजी और एक उनकी बहन सरवाइव कर पाए। वो जन्म तो बहुत सारे बच्चों को दिया था लेकिन सरवाइव कम कर पाए, और आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन ज्यादा सरवाइव करता है। क्या आपको लग रहा है? प्रोटीन पे डिपेंड करता है? नहीं बेटा, प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियली अगर हम बात करें तो बच्चा क्या करता है, दूध पीता है माँ का, उसमें कितना प्रोटीन होता है? थोड़ा ही तो होता है। हाँ, कुछ चीजें मतलब डिपेंड करती है कि हम न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, और हमें प्रॉपर डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर हमारी जैसे वैक्सीनेशन वगैरह है, ये सब हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली ये क्या होती है, जो वैक्सीन ले रहे हैं हम, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, कुछ हद तक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक बात करें तो न्यूट्रिशन भी कहाँ से आएगा? मान लिया मैंने न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन तो जो ये मछली है, छिपकली है, क्रोकोडाइल है, कबूतर है, मुर्गी है, न्यूट्रिशन तो वो भी देते हैं अपने बच्चों को। मेन अंतर आता है कि पेरेंटल केयर का, मेन अंतर क्या आता है? पेरेंटल केयर का। उस वक्त की, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ मेरे बाबूजी के टाइम की, उस वक्त उनको पेरेंटल केयर नहीं आती थी, क्योंकि उनको इतने टेंशन ये होती थी कि पैसा, या फिर पैसे तो बहुत मतलब उस टाइम नहीं होता था, पर कि ये होता था कि बच्चों के लिए खाने के लिए अच्छा कैसे लेके आ पाए। उन्हें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। हमारे की तरह नहीं थे वो कि कहीं जॉब कर ले और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और आराम से सरवाइव कर पाएंगे। तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव कराने के लिए उन्हें काम ज्यादा करना पड़ता था और अर्निंग कम होती थी, उस चक्कर में वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ जाता है कि पेरेंटल केयर का। अब माँ, एक बात बताओ, एक माँ ने अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा हुआ है, एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ है, बाई चांस झटका लग जाता है, तो मुझे ये बात बताओ कि कौन सा बच्चा नीचे जल्दी गिरेगा? मैंने क्वेश्चन किया, चैट बॉक्स में बताएंगे, मैंने क्वेश्चन किया कि 2 माँ है, एक माँ ने अपने बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा हुआ है ना, और दूसरी माँ ने अपने बच्चे को ऐसे कैरी किया हुआ है, एकदम से कोई झटका लग जाता है या पीछे से कोई धक्का सा लगा देता है, वो माँ तो खैर नहीं गिरती है लेकिन झटका बहुत बुरे वाला था। तो मुझे ये बात बताओ, किस में ज्यादा चांस है कि बच्चा नीचे गिर जाएगा? जो माँ प्रेग्नेंट है, मतलब कि प्रेग्नेंट मतलब जिसने अपने पेट के अंदर रखा हुआ है, प्रेग्नेंट वाले बच्चा जल्दी गिरेगा, प्रेगनेंसी वाला, या फिर जो हाथ में कैरी किया हुआ वो बच्चा जल्दी गिरेगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, हाथ वाला बच्चा जल्दी गिरेगा या फिर प्रेगनेंसी वाला बच्चा जल्दी गिरेगा। हैंड में कैरी किया, सबका आंसर क्या आ रहा है कि हैंड में कैरी किया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे को कैरी कर रखा था, जैसे कि मान लो ये एलिफेंट का बच्चा है, क्या है? एलिफेंट का बच्चा है ना। तो एलिफेंट की मदर ने उसको ऐसे कैरी किया हुआ था, जैसे ही झटका लगा, ओ भाई ये तो चला ही गया नीचे, है ना। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था जो इसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा तो बाई चांस ये गिर गया तो भी यहाँ पे रुक जाएगा। ऐसा ही जब हम बच्चे को अंदर कैरी करके रखते हैं तो उसको वो प्रोटेक्टेड रहता है, बाहर के इन्वायरमेंट से क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। जबकि अंडा है वो बाहर के इन्वायरमेंट में रहता है, बाहर के इन्वायरमेंट में रहता है, हो सकता है वहां पे दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाए। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, अभी वैसे थोड़ा सा और लिखना है मुझे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं कि बाहर के इन्वायरमेंट में वो हो सकता है कि कोई, मान लो किसी का मन कर गया, मेरा ही मन कर गया, मेरे छत पे ना क्या होता है, अंडे दे देते हैं कबूतर, मेरा ही मन कर गया कि मैं वो अंडा खा लूं, उठा के मैं खा सकती हूँ ना। या फिर कोई कुत्ता बिल्ली आ गया, उसका मन कर गया कि बड़े टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं, उठा के मैं खा लेता हूँ, तो खा सकता है वो। लेकिन अगर किसी की माँ के पेट के अंदर बच्चा है, तो अगर उसको जाके मैं बोलूं कि मेरा मन कर रहा है कि बेबी को खा जाओ, क्या वो खाने देगी? कभी भी नहीं खाने देगी, वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगी, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे किसी को नहीं देगी।
हाँ बेटा ये यूट्यूब पे भी डालूंगी मैं, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती है अपने बच्चे को किसी को भी नहीं देने वाली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चांस ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पे क्या होंगे, कौन सा, ओविपेरिस, लेस चांस होंगे। यहाँ पे मोर, यहाँ पे चांस कैसे होंगे, मोर, यहाँ पे कम और यहाँ पे अधिक। अब कारण क्या है, कारण क्या है, बिकॉज एंड आर लेड इन स्पेस है नीचे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्योंकि अंडा बाह्य इन्वायरमेंट में, बाह्य वातावरण में उपस्थित है। यहाँ पे मोर सर्वाइवल के चांस क्यों है, बिकॉज नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मदर। नरिशमेंट के लिए हिंदी वर्ड होगा पौष्टिक तत्व, क्या है, देखभाल, पोषण और देखभाल, पोषण और देखभाल, पोषण व देखभाल माता के द्वारा, माता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर हुआ। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपके फिशेज आएंगे, यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा है, मछलियां, फिश, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं अभयचर, इंसेक्ट मतलब कीट, ठीक है। और फिर आपका सॉरी सॉरी एम्फीबियन को बोलते हैं अभयचर, ये रेप्टाइल्स को बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप, एम्फीबियन, अभयचर। और यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ह्यूमन, मानव, डॉग, कुत्ता, और भी हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये क्या है, रेप्टाइल्स क्या है और एम्फीबियन क्या है। मेरा नेट नहीं, हाँ सही बात है, वंशिका मौर्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि एम्फीबियन क्या है और रेप्टाइल्स क्या है। यही टर्म थोड़ी आपके लिए न्यू होंगी, क्योंकि बर्ड्स आपको पता है, फिश आपको पता है, कीट पता है, यहाँ पे आपके बर्ड्स भी आते हैं, है ना, बर्ड्स भी आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स लिखे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एम्फीबियन क्या है और रेप्टाइल्स क्या है ना। तो एम्फीबियन वो होते हैं जो आपके पानी में रहने वाले, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, और किसी बच्चे को भी दिक्कत है वो इसमें, क्लियर है वॉइस आपकी। मेरी वॉइस क्लियर है,
तो 1 मिनट मुझे 2 मिनट दो, क्योंकि यहाँ पे साउंड होगी, 2 मिनट। बेटा जिसको वॉइस नहीं आ रही उसके नेटवर्क में इश्यू है, वो कल वीडियो डाली जाएगी उस पे यूट्यूब पे, तब देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी जो रेप्टाइल्स है और एम्फीबियन क्या है, सरीसृप और अभयचर क्या है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें लिजर्ड की, गार्डन लिजर्ड होगी जिसे आप गिरगिट बोलते हैं जो रंग बदलता रहता है, या फिर हमारी वॉल लिजर्ड होगी जो आप अपने ही घरों में इधर उधर देख लेते हैं, या फिर हो सकता है आपको स्कूल में भी कभी नजर आ जाए और जिसे देख के आप बड़े तेजी से भागते हैं, है ना। अब दिख रहा है पूरा? यस मैम। हाँ, तो क्या था मैं बोल रही थी, ऐसे जो जिनकी एक लंबी सी पूंछ होती है, मतलब छिपकली की देखोगे जैसे आप, 4 टांगे होती है और उसकी स्किन टच करके देखोगे उस पे स्केल्स होते हैं, मतलब खुरदुरा खुरदुरा टाइट टाइट सा स्किन होता है उसका कुछ, है ना। ऐसे ही हम बात करें स्नेक की, वैसे दिखने में बड़ा आपको चिकना चिकना लगता है, लेकिन उसके ऊपर भी स्केल्स होते हैं, है ना। और उसकी भी एक पूंछ होती है, आप देखते हो तो। हाँ, हालांकि उसके 4 पैर नहीं नजर आएंगे आपको, लेकिन वो भी रेप्टाइल्स होते हैं, है ना। आपको क्रोकोडाइल और फिर एक घड़ियाल जो होता है, एक होता है मगरमच्छ, एक होता है घड़ियाल जिसकी बड़ी सी आगे से यस मैम। चोंच निकली होती है और उस पे नोज बनी होती है ना, वो भी रेप्टाइल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, कभी वो पानी में चले जाते हैं रेप्टाइल्स, है ना, कभी पानी से बाहर आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। या फिर हो सकता है वो कंप्लीटली पानी के बाहर भी सरवाइव कर सके, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म तो क्या कहलाएंगे आपके, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो अगर उनको बाहर छोड़ दिया जाए तो हमेशा बाहर नहीं रह सकते, मतलब कुछ टाइम के लिए तो बाहर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदर भी पानी के जाना पड़ता है। जैसे मेंढक की बात करें तो वो थ्रू आउट लाइफ पानी के बाहर नहीं रह सकता, है ना। ये एक मोटा मोटा सा बेसिक डिफरेंस आपको बता रही, उसे पानी में भी जाना पड़ता है और पानी के बाहर भी वो आता रहता है। और उसमें क्या है, वो श्वास अपने जो स्किन होती है उससे भी ले सकता है और उसके लंग्स जो होते हैं उससे भी ले सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाते हैं? तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, रेप्टाइल्स तो मैंने आपको बता दिया, और एम्फीबियन ऐसे होते हैं जैसे कि आपका मेंढक होता है। मेंढक क्या करता है, वो पानी में भी रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट पानी में रहता है और बाहर भी आ सकता है। अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना हो तो पानी के अंदर ही करता है वो, है ना। जैसे कि बारिश आती है तभी आपको देखते हो मेंढक की बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलती है।
और जबकि छिपकली की बात करें, सॉरी मछली नहीं छिपकली की बात करें तो उसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पानी में जाना पड़े। और इनफैक्ट आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि मछली पानी में जैसे क्या करने गई है, स्विमिंग करने गई है, या फिर अपने वीकेंड पे या फिर छुट्टियां मिल गई उसे, चलो पानी में घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में ये बेसिक डिफरेंस होता है कि इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको एम्फीबियन को। और रेप्टाइल्स को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे लिजर्ड आपकी हमेशा वॉल पे और गार्डन में इधर उधर मिलेगी, आपको पानी में नहीं मिलती। लेकिन रेप्टाइल्स में आपका स्नेक भी आता है ना, वो आपको पानी में भी मिल सकता है, मिट्टी में भी मिल सकता है, और इधर उधर भी आपके स्कूल में भी मिल सकता है ना। ये इसका अंतर होता है। यहाँ पे ये सीधा ह्यूमन को जन्म देते, जैसे कि आप डॉग देखते हो, डॉग का बच्चा क्या है, वो सीधा डॉग छोटा सा पप्पी सा प्यारा सा आपको मिलता है। हाँ वही, जिसको एग्जिट होना है हो सकता है आपका आज का लेक्चर में भी यहीं तक हो पाएगा, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। जिसका थोड़ा बहुत रह जाएगा वीडियो में देख लेना, और जिसको अपना स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर आप अपनी खुद की राइटिंग में नोट डाउन करोगे ना, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। नहीं, हमें नोट भी करना है। हाँ मर्जी है भाई, करना चाहिए अगर किसी ने पहले नोट्स बना रखे, क्योंकि ये वही है जो आपकी वर्कशीट वाला था। ठीक है, पहले नोट्स बना रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बाद में नोट डाउन कर लेंगे, हालांकि आप स्क्रीनशॉट ही ले लो भाई, नेट आप लोगों का भी खर्च नहीं होएगा और मेरा भी बच जाएगा थोड़ा सा। कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। हाँ क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वर्कशीट में, यही वाले पूछ रहे होगे। यस मैम। Yes, you have to write in your notebook, or I will check it whenever you come in the school. हालांकि मैंने कुछ बच्चों का तो ये वाली वर्कशीट चेक भी कर दी थी स्कूल में। और जिनको एग्जिट करना कर सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है, आज का डिस्कशन हमारा खत्म हो चुका है। आपको मिल जाएगी वीडियो यूट्यूब पे कल। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। जो 6 बच्चे प्रेजेंट है, ये क्या इसे कॉपी कर रहे हैं? मैम तो एग्जिट कर दूं ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप जा चुके हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और किसी को वार्तालाप करनी है मुझसे तो यहाँ रुक सकता है। ये 4 बच्चे प्रेजेंट ही नहीं है, कैमरा ऑन चेक करके चले गए या फिर क्या ओके मैम। चक्कर है? गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। खुशी मिश्रा, खुशी मिश्रा प्रेजेंट हो? ओके, तो मुझे ये नोट डाउन कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया? यस मैम। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।